नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें बात करनी है एमएस एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। शुरुआत हमें करनी है एंड फंक्शन से। दोस्तों, एंड लॉजिकल फंक्शन क्या करता है? यह जो फंक्शन है सभी कंडीशन के सही होने पर ट्रू रिजल्ट देता है, अन्यथा फॉल्स। ध्यान रखें, यदि दी हुई या इस फंक्शन में डाली गई सभी कंडीशंस सही हैं तब रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज गलत रिजल्ट आएगा कंडीशंस के गलत होने पर। एंड फंक्शन की बात हमने करी, आप यहाँ देख सकते हैं एंड फंक्शन में 20 बड़ा है 10 से और 10 छोटा है 20 से बताया गया है। तो दोस्तों, यह दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है, इसलिए जो आपको रिजल्ट या जो आउटपुट मिला है वो बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ मिला है। यदि ऐसा होता कि 20 छोटा है 10 से, इस तरीके से कुछ लिखा होता तो आपके लिए रिजल्ट मिलता फॉल्स। फिर हमें अब बात करनी है और फंक्शन की। यह क्या करता है? यह फंक्शन किसी भी दो कंडीशन में से एक के सही होने पर रिजल्ट ट्रू देता है। ध्यान रखें दोस्तों, और फंक्शन यदि दो कंडीशन दी हुई हैं और दो में से कोई एक भी कंडीशन यदि सही है तो रिजल्ट ट्रू देगा, और दोनों कंडीशन के गलत होने पर ही रिजल्ट फॉल्स आएगा। एंड फंक्शन में ऐसा नहीं था। एंड फंक्शन में ऐसा था, सभी कंडीशन के सही होने पर रिजल्ट आपको ट्रू मिलता था। यदि कोई भी एक कंडीशन गलत होती थी तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलता था। लेकिन और में दोस्तों ऐसा है कि एक ही कंडीशन यदि सही है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिल जाएगा। गलत या फॉल्स रिजल्ट कब मिलेगा? जब दोनों कंडीशन या सभी कंडीशंस फॉल्स होंगी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब आप यहां देख सकते हैं और फंक्शन में 20 बड़ा है 10 से, बिल्कुल सही बात है, और 10 बड़ा है 20 से, जो कि सही बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन सही है, इसलिए रिजल्ट ट्रू मिला। यहां और देखिए आप, 20 छोटा है 10 से, जो कि गलत है, और 10 बड़ा है 20 से, दोस्तों ये भी गलत है। यहां दोनों की दोनों कंडीशंस कैसी हैं? फॉल्स हैं, इसलिए रिजल्ट आपको फॉल्स मिला। और में एक भी कंडीशन के ठीक होने पर रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा, जबकि एंड फंक्शन में दोस्तों दोनों की दोनों कंडीशंस को सही होना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट या आउटपुट ट्रू प्राप्त होगा, अन्यथा फॉल्स प्राप्त होगा। अब चर्चा करनी है नॉट फंक्शन की। दोस्तों, शकल पे लिखा है, उल्टा काम करेगा। इस फंक्शन में केवल एक ही कंडीशन लॉजिक दिया जाता है। यह फंक्शन सही को गलत और गलत को सही आउटपुट के रूप में देता है। यदि सही कंडीशन लिखी है तो आउटपुट आपको फॉल्स मिल जाएगा, और गलत कंडीशन लिखी है तो आउटपुट आपको ट्रू मिल जाएगा। नॉट गेट की तरह हो गया दोस्तों, उल्टा कर देता था, इनवर्स कर देता है। अब देखिए यहां पर नॉट फंक्शन में लिखा है 5 बड़ा है 10 से, जो कि सरासर गलत है। 10 के साथ नाइंसाफी हो रही है, फिर भी यहां पर आपको दोस्तों रिजल्ट ट्रू मिला। और यहां पर दोस्तों एक बार और लिखा 5 दोस्तों छोटा है 10 से। ये बात तो ठीक है, लेकिन नॉट फंक्शन का हमने यूज किया तो सही बात पर इसे फॉल्स आउटपुट देना है या रिजल्ट देना है। याद रखें, नॉट फंक्शन में यदि कंडीशन सही है तब आपको रिजल्ट ट्रू मिलना फॉल्स मिलेगा, और कंडीशन गलत है तब आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। बात की हमने नॉट फंक्शन की। अब हमें बात करनी है इफ फंक्शन, IF फंक्शन की। इसमें क्या है दोस्तों? यह फंक्शन कंडीशन के आधार पर दिए गए मानों की जांच करता है। यह फंक्शन कंडीशन के सही होने पर ट्रू रिजल्ट देता है, कंडीशन के गलत होने पर फॉल्स रिजल्ट देता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है यह फंक्शन कंडीशन के आधार पर दिए गए मानों की पहले जांच करेगा, फिर आपको रिजल्ट प्राप्त करेगा। यहां पर इफ फंक्शन में लिखा है टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 33। यदि कुल मार्क्स आपके जो नंबर हैं 33 या उससे ज्यादा है तब आपको पास होना है, अदरवाइज फेल होना है। तो जो इफ फंक्शन है वो क्या करेगा? कंडीशन के आधार पर जो वैल्यूज हैं, जो मान आपने पुट किए हैं, उनकी जांच करेगा, और यदि कंडीशन सही पाई जाती है तो रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट देगा फॉल्स, गलत। अब जब पता है 33 या उससे ज्यादा पर पास होना है, तो देखे दोस्तों, गुड्डू के मार्क्स 50 है तो पास हो गया, मुन्ना के मार्क्स 20 है तो बढ़िया फेल हो गया, स्वीटी के मार्क्स दोस्तों 33 है, बाउंड्री पे पास हो गई।
बबलू के मार्क्स 30 है दोस्तों, 3 नंबर कम हो गए, भाई भी फेल हो गए, है ना। इस प्रकार से काम करता है इफ फंक्शन। तो दोस्तों हमने यहां पर बात कर ली लॉजिकल फंक्शन की। लॉजिकल मतलब दोस्तों जहां पर लॉजिक है, फिक्स चीज नहीं है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, है ना। यदि कोई बोले किसी इंसान से कि ए बी से 2 फीट लंबा है, तो यहां पर कैलकुलेट हो गया दोस्तों, मैथमेटिकल हो गया। लेकिन यदि कोई बोले कि ए बी से लंबा है, तो यहां पर दोस्तों फिक्स चीजें नहीं है, लॉजिक के आधार पर देख के बताए कि लंबाई दिख रही है तो लंबा है। तो यहां पर लॉजिक के आधार पर बात की जा रही है, कैलकुलेट कर लेंगे तो मैथमेटिकल हो जाएगा। और बड़ा छोटा ऊंचा नीचा घटा बढ़ा इनके संबंध में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे बातों को हम लॉजिकल बातें कहते हैं। अब दोस्तों हमें बात करनी है एक्सेल में उपयोग होने वाले ऑपरेटर्स की। दोस्तों गणितीय क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग आदि आदि। अब प्रश्न बनेगा निम्न में से ऑपरेटर क्या है, तो आप इसको कंप्यूटर ऑपरेटर मत समझ लेना, नहीं तो फिर अनर्थ होने से कोई नहीं बचा सकता, आपके पेपर में तबाही होने वाली है। यहां पर ऑपरेटर का मतलब है जो गणितीय क्रियाएं पूरी करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इन सारी चीजों की बात की जा रही है दोस्तों। ऑपरेटर का वर्गीकरण दोस्तों 3 भागों में किया गया है, तुलनात्मक, अंकगणितीय और रेफरेंस। सबसे पहले बात करेंगे तुलनात्मक ऑपरेटर की। दोस्तों इसमें क्या आता है, यहां पर एक साइड आपको ऑपरेटर दिया है, दूसरी साइड उनका काम दिया है। तुलनात्मक ऑपरेटर में दोस्तों इक्वल आ गया, तुलना की जा रही है, बराबर है। छोटा बड़ा नॉट इक्वल टू, यहां पर दोस्तों बराबर नहीं की बात की जा रही है। दोस्तों यहां पर लेस देन की बात की जा रही है, ग्रेटर देन की बात की जा रही है, ग्रेटर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल की बात की जा रही है। तो दोस्तों तुलनात्मक ऑपरेटर वे होते हैं जिसमें छोटा बड़ा बराबर है कि नहीं है, बड़ा हो सकता है लेकिन बराबर है लेकिन बड़ा हो सकता है। कंपैरिजन की बात की जाए, तुलना की बात की जाए जिन भी ऑपरेटर्स में, उसे हम कहते हैं तुलनात्मक ऑपरेटर। अब दोस्तों बात करनी है अंकगणितीय या अर्थमेटिक ऑपरेटर की। यहां आप देखें दोस्तों, एक तरफ ऑपरेटर का नाम, दूसरी फिर साइन और काम दिए हैं। प्लस इसका उपयोग जोड़ने के लिए, माइनस इसका उपयोग घटाने के लिए, दोस्तों एस्ट्रिक इसका उपयोग गुणा करने के लिए, फॉरवर्ड स्लैश इसका उपयोग भाग देने के लिए, परसेंटेज हम सब जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, करेक्ट दोस्तों घातों संख्या की घात के लिए। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। और सिंबल आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लस का, माइनस का, एस्ट्रिक का, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज और करेक्ट, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात करनी है रेफरेंस ऑपरेटर। कॉलन दोस्तों रेंज देने के लिए A1 कॉलन E1 लिखा गया, इसका मतलब A1 से E3 तक, E1 तक जितनी भी चीजें आ रही हैं उसकी रेंज बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्पेस दोस्तों इसका कार्य क्या है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर के रूप में। फिर दोस्तों कॉमा इस प्रकार से अनेक रेफरेंस को एक साथ देने के लिए कॉमा का उपयोग करते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय फंक्शनों की, जिसमें एफ भी एक फंक्शन है जिसका पूरा नाम है फ्यूचर वैल्यू। इसको दोस्तों आप ध्यान रख लेना, एफ वी का फुल फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू, इसको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा, भी हमें पता होता है एग्जाम में क्या पूछना है, तो फिर दोस्तों वह एग्जाम थोड़ी ना होता, वह तो नॉर्मल क्लास हो जाती है ना। तो हमें पता नहीं है एग्जाम में क्या पूछा जाना है, इसलिए आपको सब कुछ ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ने का प्रयास करना है। एफ वी दोस्तों, एफ वी फंक्शन पूरा नाम होता है फ्यूचर वैल्यू। इसमें क्या होता है दोस्तों, किए गए निवेश पर भविष्य में मिलने वाली रिटर्न की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप कोई निवेश करते हैं भविष्य के हिसाब से, तो उसमें आपको उसके बदले में आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या रिटर्न मिलेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों पीएमटी फंक्शन, इसका उपयोग प्रत्येक महीने की लोन इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए करते हैं, पीएमटी फंक्शन का। फिर दोस्तों आईपीएमटी फंक्शन का उपयोग
प्रत्येक महीने का ब्याज निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। आई से इंटरेस्ट आप याद रख सकते हैं, इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज कहते हैं। फिर दोस्तों पीपीएमटी, प्रत्येक महीने का प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए पीपीएमटी का उपयोग करते हैं दोस्तों। पी फॉर प्रिंसिपल याद कर लें, प्रिंसिपल का हिंदी में मतलब होता है मूलधन। उम्मीद है इतनी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है एक्सेल से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों की। मुझे चर्चा करनी है और आपको इनको ध्यान रखने का प्रयास करना है। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में इन तथ्यों से बनने की संभावना होगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, पहले तथ्य से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है सेल में कुल 32,767 कैरेक्टर हो सकते हैं। ध्यान रखें, सेल में कुल कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो 32,767 टोटल कैरेक्टर हो सकते हैं। रो की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो दोस्तों रो की ऊंचाई 409 पॉइंट होती है। कितनी होती है आपको याद रखना है, 409 पॉइंट होती है रो की ऊंचाई। फिर कॉलम की चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है? 255 कैरेक्टर तक होती है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल के कंटेक्स्ट में। फिर दोस्तों हेडर फुटर में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? हेडर फुटर में भी 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। एक्सेल में दोस्तों बाय डिफॉल्ट फॉन्ट थीम कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ भी कंप्यूटर में टाइप करने खोलते होंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट थीम दोस्तों आपके लिए यही मिलने वाली है, कैलिबरी, आपको याद रखना है। फिर एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल दोस्तों कौन सा होता है? रेगुलर होता है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। एक्सेल में डेट फॉर्मेट में दोस्तों मंथ सबसे पहले आता है, मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। इसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से की हुई थी, कई बार मैंने आपको रिपीट कर करके बताया था कि जो एमएस एक्सेल है दोस्तों उसमें आप डेट लिखेंगे तो पहले महीना आएगा, फिर दिन आएगा, फिर साल आएगा, वर्ष आएगा, ईयर आएगा, एक ही बात है ना। फिर दोस्तों सेल एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। सेल एड्रेस नेम दोस्तों बॉक्स में दिखाई देता है, इतनी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है। सीधा प्रश्न आएगा, एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट या पहले से ही आपको बिना कुछ किए कितनी शीट मिलेंगी आपको दोस्तों? तो 3 वर्कशीट मिलेंगी। और दोस्तों वर्कबुक में मैक्सिमम 255 वर्कशीट जोड़ी जा सकती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों एक्सेल में फॉन्ट रेंज 8 से 72 तक होता है। ध्यान रखें, जो फॉन्ट रेंज है, अक्षरों के साइज का जो रेंज है वह 8 से 72 तक होता है। एक्सेल में फॉन्ट को कम से कम 1 एवं अधिक से अधिक 409 पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 409 पॉइंट तक एक्सेल में फॉन्ट को बढ़ाया जा सकता है। फिर दोस्तों जूम स्लाइडर बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 100% होता है। जूम स्लाइडर को न्यूनतम 10%, अधिकतम 400%। जूम स्लाइडर दोस्तों कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 100% होता है। इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम? 400%। और मिनिमम कितना कर सकते हैं? 10% कर सकते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान रखें। और दोस्तों फॉर्मूला आरंभ करने के लिए इक्वल चिन्ह का उपयोग किया जाता है, किसमें? एमएस एक्सेल में। इतनी चीजें भी आप ध्यान रख लेना। अब हमें बात करनी है एक्सेल में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चार्ट की। दोस्तों कॉलम चार्ट का सिंबल ऐसा है, आप ध्यान रखना, यदि सिंबल से क्वेश्चन आ गया तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप इन सिंबल को देखें। कॉलम चार्ट का सिंबल दोस्तों ऐसा होता है। बार चार्ट का सिंबल दोस्तों इस प्रकार से होता है। लाइन चार्ट का सिंबल देखिए दोस्तों लाइन फॉर्मेट में है। पाई चार्ट हम सभी जानते हैं 100% की गोले के रूप में, फिर हम उसको काटते रहते हैं केक जैसा। फिर दोस्तों एक्स वाई स्केटर चार्ट इस प्रकार से होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के आधार पर इस प्रकार से, ठीक है। डोनट चार्ट दोस्तों इस प्रकार से होता है दोस्तों। रडार चार्ट ऐसा होता है। स्टॉक चार्ट दोस्तों आपने देखा होगा, स्टॉक जो एप्लीकेशंस होते हैं आप ग्रेड अप वगैरह में देख सकते हैं। कॉम्बो चार्ट दोस्तों ये देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन। बबल चार्ट इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमें बात करनी है एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होने वाली शॉर्टकट कीज के बारे में। विस्तार से हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम जब कीज पढ़ेंगे तो एक दो बार रिवाइज भी कर लेंगे ताकि आपको वीडियो में ही सारी कीज याद हो जाएं। तब तक दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें। यदि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करें, हम आपके लिए लगातार कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।